हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये टॉपिक है, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इतना इम्पोर्टेंट ये है उतना इम्पोर्टेंट वो भी है। ठीक है, तो ये थ्योरी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान से सुन लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम्हें इसको समझना है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करने से पहले एटमॉस्फेयर से जो छोटा सा जो स्मॉल स्केल पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल का रिफ्रैक्शन, तो इसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, कोई सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई और उसके थ्रू तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट तुम्हें एकदम स्ट्रेट दिखता है, हिलता हुआ दिखता है, हल्का ना जब वेवरिंग करता हुआ दिखेगा। गर्मी के टाइम में जब सरफेस दिन में धूप बहुत तेज पड़ रही है, दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट तुम्हें ऐसे हिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, किसी रोड या फिर यहाँ रेत वगैरह है तो ऐसा देख रहे हो, या फिर उसके अलावा कहीं पर आग जल रही है और उसके थ्रू तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आग के थ्रू नहीं, उसके ऊपर जो एयर है उसके थ्रू अगर देख रहे हो तब भी वो ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखेगा। और किसी ने फिर भी नहीं देखा ये सब चीज, तो अभी वो घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, तुम्हारे घर की किचन में जाओ, किचन में जाके ठीक है गैस को ऑन करो, चूल्हे गैस को। अगर तुम्हें नहीं आता है तो किसी से करवा लो, घर पे तुम्हारी मम्मी होगी, पापा होंगे, किसी से भी उसको ऑन करवा सकते हो। फिर ऑन करने के बाद तुम उसके थ्रू देखना किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसके थ्रू तुम वो ऑब्जेक्ट को देखोगे ऊपर एयर के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट तुम्हें ऐसे वेवरिंग करता हुआ दिखेगा, हिलता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। किस तरह से हो रहा है देखो, इसको समझते हैं। जैसे ये दो मीडियम होते हैं रिफ्रैक्शन में, ये लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है वो, ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, कैसे बेंड हो जाएगी, हम टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें सेंस लॉ अप्लाई करते हैं, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, या फिर sin R अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, sin I अपॉन म्यू। अब क्या होता है जब वो हॉट एयर जो होती है, जो जो सरफेस के ऊपर है या जो स्टोव के ऊपर है या आग के ऊपर है, फायर के ऊपर जो हॉट एयर है, तो हॉट एयर क्या होता है उसकी डेंसिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के रिस्पेक्ट में हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, तो इससे ऊपर की तरफ होती है। और डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। मतलब जो हॉट एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो जो हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह कोल्ड एयर लेती है, फिर वो हॉट होकर फिर वो भी ऊपर उठती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऊपर उठ रही होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जिस पार्ट से रिफ्रैक्ट हो रही है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा, म्यू की वैल्यू अगर चेंज होगी तो म्यू चेंज होगा तो आर भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जो रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मतलब ये रिफ्लेक्टेड है थोड़ा सा इधर, कभी कभी थोड़ा सा इधर, कभी यहाँ पर, तो ये ऐसे चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली। और कंटिन्यूअसली ऐसे चेंज होगी तो जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा, ऐसा हिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इससे रेज जो आ रही है वो हिल रही है, इधर उधर जा रही है। तो ऑब्जेक्ट भी क्या मूव करता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे वेव करता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा स्मॉल स्केल पे हो गया। अब इसी को हम देखते हैं लार्जर स्केल पे। इसी फिर हमें देखेंगे लार्जर स्केल। लार्जर स्केल पे हमारा इसके अंदर टॉपिक आ जाएगा सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर। फर्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नाम सुना ही होगा तुमने, ठीक है, या फिर पॉइंट पड़ी हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होता है, जो स्टार जो होता है, हम देखते हैं स्टार को, तो स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है। ट्विंकल करता हुआ दिखता है मतलब कभी वो हमें ब्राइटर दिखेगा, ऐसा हम नॉर्मल स्टार बना रहे हैं,
कभी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी, ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, कभी कम चमकता हुआ दिखेगा, कभी ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, कभी कम चमकता हुआ दिखेगा। जैसे वो ट्विंकल करता हुआ दिखेगा, कभी ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है, फिर किसी टाइम पे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस ज्यादा ब्राइट, तो इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज को बोलते हैं स्टार का ट्विंकलिंग इफेक्ट। और वो किस वजह से होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो इसमें अगर रखा जाए, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक refraction of starlight। तो स्टारलाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो, उसकी वजह से होता है। देखो कैसे हुआ स्टारलाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब हमारा एटमॉस्फेयर की बात करें, अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो ये जैसे अर्थ है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ऐसे, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, इसमें क्या है, गैसेज होती है और अलग अलग लेयर्स होती है। लेयर्स में सबसे पहले आती है हमारी, जैसे बात करें तो ट्रोपोस्फियर होता है, फिर ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर, फिर आयोनोस्फियर, ऐसे अलग अलग लेयर्स होती है। और क्या होता है, जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते एयर का डेंसिटी डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे ऊपर, एयर का डेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डेंसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता रहता है लेयर्स में। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो इसमें ऊपर से अगर नीचे आएंगे, हाइट से नीचे की तरफ आएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ऊपर डेंसिटी कम है, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एयर का, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। हम यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर हम देख रहे हैं स्टार को, स्टार बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर तो बना नहीं सकते यहाँ पर, तो यहीं बनाएंगे, यही बहुत ज्यादा दूर है हमारे लिए। तो ये जो पोजीशन है स्टार की, ठीक है, यही बहुत दूर है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ से रेज आएंगी स्टार से। स्टार जो होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो इसको हम क्या मानते हैं, पॉइंट साइज सोर्स। स्टार को कैसे प्रिंट करते हैं, इट इज ट्रीटेड एज पॉइंट साइड सोर्स। स्टार को हम ट्रीट करते हैं पॉइंट साइड सोर्स की तरह, ठीक है। पॉइंट साइड सोर्स मतलब बहुत छोटा सा सोर्स है, और सरफेस जो आ रही है ऑलमोस्ट हम कंसीडर करेंगे एक रे आ रही है, तो हम क्या मानेंगे, इससे एक रे आ रही है, ठीक है भाई। जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है तब तक तो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, ठीक। फिर जैसे एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है अर्थ का, तो एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा तो ये रेयर से डेंसर में आएंगे हर बार। जैसे यहाँ पर रेयर मीडियम है, फिर नीचे डेंसर होगा, फिर और नीचे जाएंगे तो कंटिन्यूसली डेंसर होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मीडियम कंटिन्यूसली डेंसर होता जाएगा, और डेंसर होता जाएगा तो क्या होगा, देखो जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। फिर और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, फिर और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे कंटिन्यूसली बेंड होते जाएगी। फिर यहाँ से आएंगे तो क्या होगी, कंटिन्यूसली बेंड होगी। फिर लाइट ऐसे ट्रेवल करती है इसमें, जैसे आई और ये ऐसे कंटिन्यूसली बेंड होती है। और हम यहाँ पर इस जगह पर हम देख रहे हैं इसको, तुम खड़े हो गए, मतलब ये तुम्हारा हाथ पैर सब हो गए, तुम देख रहे हो इसको, लाइट रह रही। अब हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर ऐसे टर्न होके भी आ रही है, घूम रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ भी से, हमने बात करी थी वो जो कॉइन जब डालते हैं, ये कॉइन की एक्चुअल पोजीशन होती है, ये वर्चुअल होती है, तो लाइट रे से जाती है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो कॉइन हमें यहाँ की जगह यहाँ दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर हम कॉइन को देखते हैं तो दिखता है ऊपर उठा हुआ, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, हमें ये नहीं दिख रहा, हमें उसकी इमेज दिख रही है। ऐसे यहाँ पर होगा, स्टार से लाइट आ रही है
और हमें स्टार दिखेगा, हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो इसको ऐसे लेके जाएंगे, तो हमें क्या दिखेगा, हमें स्टार की ये एपरेंट पोजीशन दिखेगी, ये वाली। ये है स्टार की क्या एक्चुअल पोजीशन, और हमें क्या दिखेगी उसकी एपरेंट पोजीशन। ये दिख रही है हमें एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, ये एपरेंट पोजीशन होती है, और ये एपरेंट पोजीशन स्लाइटली हायर होती है। हमें स्टार एक्चुअल स्टार की पोजीशन नहीं दिखती। हम जब भी देखते हैं ये वाला पोजीशन हमें नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, ये वाला पोजीशन दिखेगा। जैसे पॉइंट को देखते हैं जब हम, तो हमें एक्चुअल नहीं दिखता, वो उसका एपरेंट पोजीशन, उसकी इमेज दिखती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज दिखती है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो ये एपरेंट पोजीशन दिखती है। वो जो एपरेंट पोजीशन होती है विच इज स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन, स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन। तो जो उसकी एपरेंट पोजीशन होती है स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन होती है। तो हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन दिखती है, एपरेंट पोजीशन दिखती है, स्लाइटली हायर होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये ट्विंकल कैसे कर रहा है। ठीक, तो ट्विंकल की बात करते हैं। अब हमने क्या कहा, ये बताया इट इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट साइज सोर्स। पॉइंट साइज सोर्स मतलब इससे ऑलमोस्ट एक ही रे आ रही है। ठीक है, एक ही रे आ रही है। अब यहाँ पर जो इसकी एपरेंट पोजीशन होती है, ये एपरेंट पोजीशन जो होती है ये फिक्स की होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्लाइटली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, यहाँ पर क्या है, जो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, विंड वगैरह चलती है, तो यहाँ पर तो ये लेयर्स है, इस लेयर भी स्टेशनरी नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो कन्वेक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन से क्या होता है, कोल्ड एयर ऊपर आती है, कोल्ड एयर नीचे जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो लेयर्स है उसमें वो भी उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी फिक्स नहीं है, वो पर्टिकुलर जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो जो रेज जो पहुंचेगी, यहाँ से जो रेज आ रही है, ये कभी पूरी इंटेंसिटी के साथ हमारे आंखों में पहुंचती है, पूरी इंटेंसिटी से आंखों में पहुंचेगी तो क्या होगा, ये एपरेंट पोजीशन ब्राइटनेस दिखेगी, ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी इसकी हमें। और कभी कभी हमारी आंखों पर ये कम इंटेंसिटी से पहुंचती है, क्योंकि थोड़ी सी मुड़ जाएगी तो हमारी आंखों पर पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी, फुल इंटेंसिटी से नहीं पहुंचेगी, तो इसकी ब्राइटनेस हमें क्या दिखेगी, कम दिखेगी। तो रेस क्या होती है, यहाँ पर भी ये मूव करती है। जैसे मैंने बताया वाटर प्लेट है, उसके ऊपर हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को वेव करता हुआ देखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, रेस जो आ रही है वो सेम एंगल पर नहीं आ रही, कभी एंगल एग्जैक्ट एंगल पर आएगी तो ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी हमें, फुल इंटेंसिटी देगी, और कभी कम एंगल पर आती है तो ब्राइट इंटेंसिटी कम दिखती है, तो कभी ब्राइटनर दिखेगा ये, तो कभी फाइंटर दिखेगा, और इसी को बोलेंगे हम ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो इसकी वजह से ये ट्विंकल कर रहा है। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या, एक तो कंटिन्यूअसली ये रेयर से डेंसर में आएगा, तो ये कर्व होती जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल कंटिन्यूअसली कर्व होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एपरेंट पोजीशन तो स्लाइटली हायर होगी एक्चुअल पोजीशन से, और वो एक्चुअल पोजीशन भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो भी वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है ये भी वेरी कर रहा है, यहाँ पर जो वेव्स है, सॉरी जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, एयर वगैरह विंड चल रही, कुछ भी हो रहा है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये एपरेंट पोजीशन भी वेरी करेगी। ये यहाँ से लाइट जो आ रही है वो फ्लिकर करती है, हमारे आंखों तक पहुंचेगी, कभी ज्यादा लाइट पहुंचेगी, कभी कम लाइट पहुंचेगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को तुम्हें ध्यान रखना है तो, और जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो इस डायग्राम को बनाना है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखना है, जो मैंने बोला है ना वो सब नोट कर लेना है, वो सब लिखना है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार appears to be not stationary, स्टेशनरी नहीं होती वो,
It is changing slightly when starlight refract through atmosphere continuously. ठीक है, तो स्टारलाइट कंटिन्यूसली इससे पास होगी तो उसकी जो एपरेंट पोजीशन होगी वो स्टेशनरी नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, ठीक है, सो लिख सकते समटाइम्स स्टार appears brighter and some other times star appears fainter. This is called twinkling effect. ये ट्विंकलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो जो लाइट, ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रहा हूँ लास्ट टाइम, जो लाइट आ रही है स्टार से, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होगा तो उसकी वजह से जो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, हमारे आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है, स्टार से जो लाइट आ रही है वो एंटर कर रही है, वो भी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसका अमाउंट भी कंटिन्यूसली चेंज होता है। कभी ज्यादा अमाउंट एंटर करेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कम अमाउंट एंटर करेगा तो ब्राइटनेस कम होगी, मतलब फेंटर दिखेगा। तो ब्राइटर दिख रहा है फिर फेंटर दिख रहा है, फिर ब्राइटर दिख रहा है फिर फेंटर दिख रहा है, तो हमें क्या होगा, ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये ट्विंकलिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। अब इसी के अंदर है, स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, और प्लैनेट्स को देखते हैं, जैसे मून को देखते हैं, तो मून हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, तो जैसे जिस दिन फुल मून हो या हाफ मून जैसे भी हो, तो उस दिन तुम मून को देखोगे तो वो तुम्हें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा ऐसे। और कोई प्लेनेट अगर हम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देखेंगे, ऐसे तो दिखता नहीं कोई प्लेनेट, टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो वो भी हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा प्लेनेट्स do not twinkle। अब इसका क्या रीजन है, स्टार तो ट्विंकल करते हैं, ठीक है, पर प्लेनेट नहीं करते। तो स्टार क्यों करते हैं ट्विंकल, तो स्टार जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करते हैं। स्टार्स को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की तरह। अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो वहां से जो रे आएगी वो ऑलमोस्ट हम कंसीडर करते हैं कि एक रे आ रही है। ठीक है, तो वो कभी वो एक रे हमारा आंखों तक पहुंचेगी, जैसे मान लो एक की जरूरत छोड़ो 10 रेज आ रही है, तो 10 रेज आ रही है तो कभी हमारे अमाउंट में पूरी पूरी 10 रेज पहुंचती है आंखों तक, तो ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी। कभी 5 पहुंच रही है तो ब्राइटनेस कम दिखेगी, कभी 10 पहुंच रही है, कभी 5 पहुंच रही है, कभी 8 पहुंच रही है, कभी 3 पहुंच रही है, तो ऐसे चेंज होती जा रही है लाइट रेज। ठीक है, क्योंकि उसको पॉइंट साइज मान रहे हैं, तो वहां से जो रेज आ रही है तो क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है। अब प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, तो जैसे मून को देख रहे हैं तो मून जो है वो बहुत पास में कंपैरेटिवली स्टार। अगर प्लैनेट जो होता है दूर होगा बहुत ज्यादा तो हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लैनेट खुद की लाइट एमिट नहीं करते। प्लैनेट जो होते हैं वो खुद से लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, स्टार्स खुद से लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन जो है वो भी स्टार है, वो खुद से लाइट एमिट करता है। ठीक है, ऐसे जितने भी स्टार्स हैं खुद की लाइट बनाते हैं, वो एमिट करते हैं, तो कितना भी दूर हो स्टार हमें ऑलमोस्ट दिख जाता है। वो बहुत सारे स्टार मिल जाते हैं, जैसे सिटीज में दिखते हैं, अगर तुम किसी गांव या किसी जंगल वगैरह चले गए तो रात को जो स्टार क्लियर स्काई की तरफ से देखोगे तो क्लियर स्काई में तुम्हें स्टार दिखेंगे बहुत सारे। ऐसे ही
अब प्लेनेट की बात करते हैं, जैसे मून की बात करें तो मून हमें ट्विंकल करता हूँ देखता, मून को देखेंगे तो मून की साइज हमें बड़ी दिखती है स्टार के कंपेरिजन में। स्टार को देखोगे मून को देखोगे तो मून की साइज होती है उसकी तुम्हें बहुत बड़ी दिखेगी, अब मून बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो मून को हम एक पॉइंट सोर्स की तरह नहीं मान सकते यहाँ पर, इसकी तरह मानेंगे, इसको मानेंगे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स होंगे, planets are considered as या फिर बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सोर्सेस, एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ लाइट। ये तो बहुत, तो इसमें क्या कंसीडर करते हैं, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं, एक नहीं बहुत सारे। अब बहुत सारे सोर्सेज हैं, इन सबसे लाइट पहुंच रही है, तो स्टार में हमने एक सोर्स माना, एक सोर्स से मैंने बोल दिया कि इसे 10 रेज आ रही है, तो एक बीम आ रही है पतली सी, उस पतली सी बीम के अंदर 10 रेज है, तो 10 रेज में कभी हमारे आंखों पर 10 पहुंच रही है पूरी पूरी तो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, कभी 5 ही पहुंच रही है तो ब्राइटनेस कम दिख रही है। अब प्लेनेट के अंदर बहुत सारे एक्सटेंडेड सोर्सेज है, इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है, इससे भी सबसे रेज आ रही है, हमारे पास सबसे पहुंच रही है, ठीक है। तो कभी मान लो इससे ज्यादा आ रही है तो इस वाले से कम आ जाएगी, कभी इससे ज्यादा आ रही है तो इस वाले से कम आ जाएगी, तो कभी इससे ज्यादा आ रही है तो कभी इससे मान लो 10 आ रही है तो इससे 5, इससे 5 आ रही है तो इससे 10, तो हमारे टोटल अमाउंट, हमारे आंख के अंदर जो टोटल अमाउंट जो पहुंचेगा लाइट का वो एक तरह से फिक्स होगा। मतलब एट अ टाइम मान लो 100 पहुंच रही है तो 100 किसी से 5, किसी से 8, किसी से 10, किसी से 9, ऐसे मान लो एक सोर्स से 10 पहुंचती टोटल, तो ऐसे अलग अलग से थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है, किसी से 2 पहुंच रही है, किसी से 8 पहुंच रही है, किसी से कितनी पहुंच रही है, तो टोटल 10 पहुंचेगी। कभी इससे ज्यादा पहुंचेगी तो इससे कम, कभी इससे ज्यादा पहुंचेगी तो इससे कम, ऐसे चेंज होता रहेगा, पर टोटल अमाउंट जो होगा वो फिक्स रहेगा। मतलब जो वेरिएशन होगा हमारी आंखों के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उसमें वेरिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट होती है। वेरिएशन होता है वो एवरेज आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा, कांस्टेंट लाइट है। तो जो प्लेनेट से लाइट आती है वो कांस्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज होंगे, तो उससे जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रहा होगा उसमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एवरेज आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जो प्लेनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। तो प्लेनेट्स आर कंसीडर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज और एक्सटेंडेड सोर्सेज, ठीक है। So the total variation in the light entering our eyes are averaged out, entering our eye from all indivisible, as we can say from all indivisible visual sources, point size sources, averaged out to zero, टोटल वेरिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो वो ट्विंकल नहीं करेंगे, तो एक ध्यान रखना है तुम्हें। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, स्टार करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं करते। स्टार क्यों करते हैं, स्टार को पॉइंट साइज एक सिंगल सोर्स मानते हैं और प्लैनेट्स को बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज है, तो स्टार से जो लाइट आएगी वो उसमें वेरिएशन होगा, वो वेरिएशन जीरो नहीं होता, तो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, वहां पे कभी ज्यादा पहुंचती कभी कम पहुंचती, और इसमें क्या होगा, जो वेरिएशन होगा टोटल वो जीरो हो जाएगा, तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। कैसे होता है देखो, तो ये मान लेते हैं अर्थ और इसके ऐसे एटमॉस्फेयर है। अब सनराइज सनसेट क्या होता है, सनराइज सनसेट होता है, ये हो गया हमारा होराइजन, तुम यहाँ खड़े हुए हो तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको होराइजन बोलते हैं, ये हो गया। अब अगर सन इस हॉरिजॉन के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है सन, ठीक है, ऐसे नीचे से आ रहा है और ये ऊपर पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे हम सनराइज। फिर ये हमारे अकॉर्डिंग कैसे घूमता हुआ, वैसे तो अर्थ घूमती है, सन तो वही रहता है, पर हमारे अकॉर्डिंग हम कंसीडर करें, हमारी नजर से देख रहे हैं, तो ना सन सामने से घूमता हुआ फिर यहाँ पर पहुंचेगा और फिर यहाँ से फिर ये इसके नीचे जब पहुंच जाएगा तो ये सेट हो गया, ये राइज हो गया और वो सेट हो गया। तो ये नॉर्मल हमारी नजर में ये चीज सनराइज और सनसेट ही होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, जब सन यहाँ पर होता है इस जगह पर, मतलब राइज नहीं हुआ है हॉरिजॉन के नीचे, मतलब राइज नहीं हुआ है, ऊपर नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है, तो सन ये ऐसे हम सन आ देते हैं इस तरह से, इससे रेज आएगी। फिर जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये रेज जो है ये कंटिन्यूसली क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है। ऐसे तो इसको सीधा इधर पहुंच जाना था, हम यहाँ पर है, हमें नहीं देखनी थी ये रेज, पर ये क्या होता है, ये बेंड होती जाती है कंटिन्यूसली, ये रेज आ रही है ऐसे और ये कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, हमारे पास पहुंच गई, देखो ये बेंड होती हुई दिख रही है, मुड़ती हुई दिख रही है, तो ये मुड़ गई हमारे पास पहुंच गई, ये ऑब्जर्व हो रहा है हम, तुम चाहो तो तुम्हारा फोटो बना लेना यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो हम सीधा देखेंगे ऐसे, ऐसे देखेंगे तो ये सन जो है हमें यहाँ दिखेगा, ये देखो होराइजन तो समझ में आ गया तुम्हें, यहाँ पर है ये सन, ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन मतलब ये राइज नहीं हुआ है और हमें दिख रहा है यहाँ पर ये एपरेंट पोजीशन ऊपर वाली, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये सन की एपरेंट पोजीशन दिख रही है, तो हमें सन राइज राइज नहीं हुआ उसके पहले हमें दिख गया, ये सन यहाँ पर है, हमें उसकी पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, रेज हमारे तक पहुंच रही है सन से, तो ये सनराइज हो गया हमारे लिए, तो इसको बोलेंगे अब अर्ली सनराइज, हुआ नहीं है पहले, मतलब अभी आया नहीं है और हमें दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे अर्ली सनराइज। तो अराउंड 2 मिनट पहले, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे, तो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, सनराइज हो जाता है, तो 2 मिनट पहले। और सेट की बात करें, सेट मतलब यहाँ तक पहुंच गया सन, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, मान लो उधर से आ रहा है, अब डायग्राम उधर बनाएंगे नहीं, इधर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, फिर भी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पहुंच गया फिर भी हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब लेट सनसेट, ठीक है, मतलब इसे नहीं दिखना चाहिए फिर भी दिख रहा है, मतलब लेट सनसेट। तो अर्ली सनराइज और लेट सनसेट किसकी वजह से हो रहा है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट रे जो है वो क्या होगी, बैंड हो जा रही है इससे, इसको सीधा ऐसे जाना था पर बैंड होकर दिख गई हमें, तो सन से लाइट आती हुई दिख गई, तो सन दिख रहा है, ठीक है, तो ये अर्ली सनराइज है, लेट सनसेट बोल सकते हैं इसको। तो ये डायग्राम में ध्यान रखना है, बनाना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में अर्ली सनराइज, तो इसमें इट इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन
sun is visible 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes later actual sunset. 2 मिनट पहले दिख जाएगा सनराइज होने के, और सनसेट हो चुका उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखेगा सन। ठीक है, तो ये अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट। और इसके अलावा क्या होता है, सन जो होता है उसकी जो डिस्क होती है मतलब वो एकदम ऐसे दिखनी चाहिए हमें सनराइज या सनसेट पर, वो ऐसा नहीं दिखता पर हमें थोड़ा सा ऐसा दिखता है इस तरह से, इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ डिस्क। और ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है हमें थोड़ा ज्यादा फ्लैट दिखता है। तुम देख सकते हो सनराइज या सनसेट पर तुम डायग्राम भी बनाते हो, जैसे पहाड़ ऐसे बना देते हो, जैसे यहाँ सन हो रहा है ये ऐसे बना देते हो, सन थोड़ा फ्लैट बना देते हो। तो एपेरेंट फ्लैटिंग जो होती है वो भी इसी की वजह से होती है। तो एपेरेंट flattening of sun's disk at sunrise or sunset is also due to atmospheric refraction. तो ये कुछ पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इससे जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल आएंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से बिल्कुल भी, तो भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ तुम्हें। इंफॉर्मेशन क्या है, तो जो स्टूडेंट्स कोर एकेडमी में रजिस्टर नहीं है या फिर जिसने कोर एकेडमी में साइन अप नहीं किया हुआ है, वो कोर एकेडमी की साइट है www.coreacademybsp.in, वहां पर जाकर साइन अप कर सकता है। वहां पर एक फीचर है लर्निंग एट होम, ठीक। और लर्निंग एट होम के फीचर पे जाके तुम सारे वीडियोस देख सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पर जो भी साइन अप किया है वो सिर्फ यही वाला वीडियो देख सकता है। अगर तुम्हें बाकी वीडियोस भी देखे इस चैप्टर के या इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना है, या फिर तुम्हें देखना है मैथ्स के भी देख सकते हो, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी, बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी, तुम्हें सोशल स्टडीज की वीडियो मिल जाएंगे वहां पर देखने के लिए। तो वहां पर जाके तुम बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। और इससे पहले जो चैप्टर्स हमने पढ़े हुए उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है तुम्हें पढ़ना, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो तुम जाके साइन अप कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो वहां पर जाकर, ठीक है। और इसमें हम डेली वीडियोस तो आते हैं, उसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चंस भी होते हैं। जो भी स्टूडेंट ने साइन अप किया हुआ है उनका टेस्ट पेपर होता है रेगुलरली, हर 15 या 20 दिन में उनका टेस्ट पेपर होता है, जो भी पढ़ा हुआ है, फिर उसका रिजल्ट भी आता है, ठीक है। वो रिजल्ट भी तुम्हें वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। और इसके अलावा एक वीडियो है, यहीं पर तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ इसी की जस्ट बाद में। उस वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा जो स्टूडेंट्स ने साइन अप किया हुआ है, जो पढ़ रहे हैं, तो उनको कितनी फायदा मिल रहा है इससे, जिससे वो आराम से वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, उनके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो भी इजीली क्लियर हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, तो वो सब उन वीडियो से तुम समझ सकते हो। जो भी वीडियो इसके बाद जो तुम्हें दिखेगा वहां पर तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम जाकर साइन अप कर सकते हो। हेलो
friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to scroll too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with the feature of submitting doubts where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुई है। ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एट द ईज ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। So, I strongly recommend you to try this feature of Core Academy and I guarantee कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसी ही लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पर, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर एकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फ़ोटो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती, जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर एकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोस देखने को मिलते हैं और मैं इन वीडियोस को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूँ और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूँ। अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग क्या होती है लाइट की? तो स्कैटरिंग थोड़ी बहुत तुमने लास्ट 9th क्लास में पढ़ी होगी। 9th क्लास में क्या होता है, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब जहां पर जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए हैं। तो पूरी तरह से मिक्स कैसे नहीं? एक तो जो पानी के अंदर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, पानी में हमने डाल दिया नमक, घुमाया, पूरी तरह से घुल गया। ठीक है, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे तुमने डाल दिया उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर डिटर्जेंट डाल दिया तो क्लियरली वो सॉल्युबल नहीं होता, कुछ पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। या तुमने कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर डाल दिए पानी के अंदर, तो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पूरी तरह से घुलते नहीं है वो। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन से हम किसी लाइट को ऐसे पास करते हैं, तो लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। लाइट जिस पाथ पे जा रही है वो पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसको हमने नाम भी दिया होगा वहां पर, इसको बोला था टिंडल इफेक्ट। जो पाथ विजिबल होता है लाइट का उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये टिंडल इफेक्ट तुम देख सकते हो कहाँ पर, इसको इजीली देख सकते हो जैसे रात में जब व्हीकल्स वगैरह गाड़ी वगैरह चलती है, तो जब गाड़ी चलती है तो उसकी हेडलाइट की जो लाइट होती है वो विजिबल होती है पूरी। ऐसे इधर से देखोगे इस साइड से ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी तुमने खड़ी कर दी, ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हेडलाइट ऑन कर दो, उसकी हेडलाइट ऑन करोगे तो उसका जो पूरा पाथ होगा तुम्हें ऐसे विजिबल होगा। वो हेडलाइट का पूरा पाथ जो होगा, ऐसे बीम जो होगी वो पूरी पूरी बीम जो होगी विजिबल होती है। दिन में मत देखना, दिन में नहीं दिखेगी, रात में दिखेगी। इसके अलावा तुमने कभी कभी देखा कोई स्मोक फील्ड रूम है या फिर
तुम्हारे घर पे सफाई वगैरह चल रही है, थोड़ी डस्ट वगैरह उड़ रही है, और डस्ट के बीच में कहीं पर जगह से किसी होल से लाइट एंटर कर रही है, ऐसे नॉर्मली वो दिख जाता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो लाइट जब किसी होल से एंटर कर रही है, सफाई वही कर रहे हैं, घर की डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो वो जो बीच पाथ जो होती है, वो होल से जो लाइट आती है उसका पूरा पूरा पाथ विजिबल होता है, और वहां पर तुम डस्ट पार्टिकल्स को भी देख सकते हो। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं वहां पर। तो वहां पर क्या हो रहा है, स्केटरिंग हो रही है लाइट की स्केटरिंग से मतलब है क्या, जैसे मान लो सभी मॉलिक्यूल्स होती है, गैस मॉलिक्यूल से भी होती है लाइट की स्केटरिंग, डस्ट पार्टिकल से भी होती है, वाटर जो ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होती है एयर के अंदर उनसे भी होती है, स्मोक से होती है, सबसे होती है। कैसे होगी, जैसे मान लो पार्टिकल है कोई भी, लाइट इस पर गिरी, सन से लाइट आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है, वो गिरी इसके ऊपर, वो गिरने के बाद क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। और डिफ्यूज मतलब ये इसको एक तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ऐसे सब डायरेक्शन में फैल जाती है। जाना तो कैसा था, इसको सीधा कैसे चल जाती, पर क्या किया, ये इस पे गिरी पार्टिकल के ऊपर, और पार्टिकल गिरने के बाद फिर इस सभी डायरेक्शन में से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर 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 आएगी, फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो ऐसे स्कैटर्ड होती है। तो ऐसे जब 10 पार्टिकल लाइट गिरती है तो वो 10 पार्टिकल से लाइट आती हुई हमें दिखेगी, तो 10 पार्टिकल जो होगा हमें विजिबल हो जाएगा, ये उसका लाइट का पाथ पूरा का पूरा क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम ऐसा लिख सकते हैं, Earth's atmosphere is a heterogeneous, जो भी स्पेलिंग होगा इस पे आई है, ई है, heterogeneous mixture of very minute particles such as gas molecules, ठीक है। तो गैस है हमारे आसपास में, CO2 है, NO2, SO2, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तो गैस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो हवा में उड़ते रहते हैं, सस्पेंडेड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ठीक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, एटसेट्रा। When light incident these particles, it gets reflected diffusively and scattered in all directions. ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, scattered in all direction and the particles, ठीक है, लार्जर पार्टिकल होंगे वो हमें विजिबल होंगे, जैसे 10 पार्टिकल होगा विजिबल होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे विजिबल होंगे, गैस मॉलिक्यूल विजिबल नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं वो, पार्टिकल्स आर विजिबल। और the path of light beam is visible to us और it is called Tyndall effect। जो पाथ जो विजिबल होता है हमें और
पार्टिकल जो विजिबल होते हैं उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट होता है जिसमें हमें पार्टिकल्स क्या होंगे, विजिबल होंगे। अब देखो इसमें जो लाइट जो स्कैटर्ड होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनसे लाइट स्कैटर्ड होगी, वो उसमें अलग थोड़ा हम बताएंगे कि थोड़े लार्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे उनसे स्कैटर्ड होगी, अलग तरीके से होगी। और एक बहुत ही ज्यादा जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मॉक पार्टिकल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, इनसे जो लाइट स्कैटर्ड होगी वो अलग तरीके से होगी। तो इसमें से देखता हूँ स्कैटरिंग of light depends on the size of molecule or particle। कैसे? First point, if size of particle is small, then wavelength of light ठीक है। तो साइज को हम ए से शो कर देते हैं, वेवलेंथ को लैम्बडा से। फिर साइज वेवलेंथ से कम है, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी साइज बहुत कम होती है, वेवलेंथ के कंपैरिजन में कम होती है। तो गैस मॉलिक्यूल से जब रिफ्लेक्ट स्कैटरिंग हो, द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन मोस्टली ब्लू लाइट इज scattered from the particles। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, I is inversely proportional to lambda to the power 4। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। जब साइज बहुत छोटी होगी तो जो इंटेंसिटी होगी, अमाउंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, वो लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो स्कैटर्ड कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, ठीक है, वायलेट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। और जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर हमारी आईज के लिए क्या होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। ब्लू कलर्स को देखना हमें अच्छा लगता है, तो ब्लू कलर्स को देखना अच्छा लगता है। तो जो ज्यादा स्कैटर्ड जो होती है लाइट, ठीक है, तो वो ब्लू लाइट हमें दिखती है। जो गैस मॉलिक्यूल से जो स्कैटर्ड हो रही है उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट किसका होता है, ब्लू कलर का होता है। मतलब वहाँ पे जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, तो वहाँ से जो लाइट आएगी वो हमें मोस्टली क्या दिखेगी, ब्लू कलर दिखेगा स्कैटर्ड जो होगा। तो गैस मॉलिक्यूल से जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो स्काई है, क्लियर स्काई, उसका कलर जो होता है वो हमें क्या दिखेगा, ब्लू दिखता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम क्या, मोस्टली ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम द पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स in the sky scattered mostly blue light, scattered mostly blue light, and red light
scattered least. रेड लाइट, रेड कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है। मोस्टली ब्लू लाइट भी लिख देते हैं यहाँ पर। एंड रेड लाइट स्कैटर्ड लीस्ट। सो लाइट from the clear sky. So light from the clear sky which reaches our eye has blue color mostly. So clear sky appears as blue. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन, आप बन सकता है क्वेश्चन क्या बनता है कि जो क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू का होता है। तो अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी क्लियर स्काई बहुत कम दिखेगा, पर कभी अभी जब धूप निकलती है, जब बादल बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे गर्मी के दिनों में या कभी, तो उस टाइम क्लियर स्काई जब तुम देखोगे तुम सर्दी के दिनों में भी, तो क्लियर स्काई कलर हमें क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट आती है वो पहले किससे पास होती है? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होगी। तो अर्थ के जब एटमॉस्फेयर से पास होती है तो एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है, और गैस मॉलिक्यूल से पहले गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरती है वो लाइट। गैस मॉलिक्यूल्स पे गिरने के बाद वहां से क्या होता है? उसका स्कैटरिंग होता है, और जो स्कैटरिंग होता है गैस मॉलिक्यूल से, उससे मोस्टली कौन सी लाइट निकलती है? ब्लू लाइट निकलती है। तो मैक्सिमम अमाउंट में जो लाइट निकलती है ब्लू लाइट निकल रही है। तो जो स्काई में जो पार्टिकल्स है उनसे जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है वो कौन सा कलर पहुंच रहा है? सिर्फ ब्लू कलर पहुंच रहा है। तो ब्लू कलर पहुंच रहा है तो जब हम ऊपर देखेंगे तो क्या दिखेगा? हमें ब्लू कलर दिखेगा। तो स्काई क्या दिखेगा? ब्लू कलर का, क्योंकि वहां से कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है, इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया इसका स्काई ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो लाइट वहां से स्कैटर्ड हो रही है गैस मॉलिक्यूल से, उसमें मोस्टली कलर कौन सा है? ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड ब्लू कलर होता है ज्यादा अमाउंट में, और सबसे लीस्ट अमाउंट में कौन स्कैटर्ड होता है? रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर्ड होती है, लार्जर वेवलेंथ बहुत कम स्कैटर्ड होती है, अमाउंट बहुत कम होता है उनका, इसलिए इसका ये हमें ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, फिर और क्या हो जाएगा? दूसरा इसमें सेकंड, लार्ज साइज पार्टिकल्स मोस्टली स्कैटर्ड लॉन्गर वेवलेंथ्स। तो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ्स को स्कैटर देंगे। इससे पहले हमने जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स से गैस मॉलिक्यूल को ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ्स को स्कैटर करते हैं। एंड सम लार्ज पार्टिकल्स even scattered white light, वो व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो व्हाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स, water droplets suspended in air। तो इनसे लाइट स्कैटर्ड होगी वो वाइट होगी। वाइट मतलब सारे कलर तो इसके अंदर, तो इसको देख सकते हैं जैसे कोई
डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में की जो कैनोपी होगी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं, तो उनकी वजह से जो लाइट पहुँच रही सरफेस तक बहुत कम लाइट पहुँच रही, तो फिर भी किसी जगह से एक पतली सी बीम अगर आती हुई दिखती है तो बीम का हमें पूरा का पूरा पाथ विजिबल होता है। कभी जंगल वगैरह में जाओगे तो वहाँ देख सकते हो ऐसा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मिस्ट होती है, मिस्ट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर पार्टिकल से लाइट स्कैटर्ड होती है, वो कौन सी होती है, वाइट लाइट होती है। वो वाइट लाइट हमें विजिबल, वाइट लाइट मतलब नॉर्मल लाइट जो होगी हमारी। इसके अलावा बोल सकते हैं जैसे जो हमारे क्लाउड्स जो होते हैं, ठीक है, बादल, तो क्लाउड्स हमें क्या दिखते हैं, नॉर्मल क्लाउड्स, गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों, बारिश के टाइम की बात नहीं कर रहे, तो जो नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं वो वाइट दिखते हैं हमें। वाइट क्लाउड्स के दिखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उनसे जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है, वो लाइट स्कैटर्ड हो रही है कौन सी, वाइट लाइट स्कैटर्ड हो रही है। तो वाइट लाइट स्कैटर्ड हो रही है, इसलिए वो क्लाउड्स हमें क्या दिख रहे हैं, वाइट कलर के दिख रहे हैं। बाकी आसपास का स्काई ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो गैस मॉलिक्यूल से हो रही है। पर जो क्लाउड है, क्लाउड में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स से जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वाइट लाइट, इसलिए वो क्लाउड्स हमें कौन से कलर के दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है। सो इन क्लियर स्काई, ये क्लियर स्काई, नॉर्मल डेज, नॉर्मल डेज मतलब बारिश की बात नहीं कर रहे, क्लाउड्स इन द स्काई appears white, तो वाइट अपीयर होंगे। और जो बारिश के दिनों में हमें ब्लैक कलर दिखते हैं या फिर इस तरह से दिखते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, वहां पर वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है क्लाउड्स के अंदर कि वो लाइट वहां से पास ही नहीं होती, लाइट सनलाइट होती है उनको क्रॉस नहीं कर पाती, और जिस जगह से लाइट नहीं आती, जिस पोर्शन से लाइट नहीं आती, वो ब्लैक कलर दिखता है। जो कोई भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर जो दिखते हैं वो किस वजह से दिखते हैं कि वहां से पर्टिकुलर कलर आ रहा है। जैसे कोई भी रेड कलर दिख रहा है तो वहां से रेड कलर की लाइट आ रही है, इसलिए रेड कलर दिख रहा है। कोई ग्रीन दिख रहा है तो वहां से ग्रीन कलर की लाइट आ रही है। कोई ब्लू दिख रहा है वहां से ब्लू कलर की लाइट आ रही है। पर जहां से कोई भी लाइट नहीं आती, बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, तो वो दिखता है ब्लैक कलर। तो कोई ब्लैक कलर जब दिखता है तो वहां से लाइट नहीं आती, तब ब्लैक दिखता है। तो ऐसा ब्लैक का कोई कलर नहीं, तभी ब्लैक कलर की लाइट आ रही है। ब्लैक कलर दिख रहा है मतलब वहां से कोई भी लाइट नहीं आ रही है। जैसे मेरी टी शर्ट से कोई लाइट नहीं आ रही है इसलिए वो ब्लैक दिख रही है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग हो गई हमारी, तो क्लाउड्स इन द स्काई अपीयर्स वाइट। और इसके अलावा क्या होता है, तुमने देखा होगा जो टेल लाइट्स जो होती है गाड़ियों की, ठीक है, या फिर डेंजर सिग्नल्स जो भी होते हैं वो रेड कलर से बनाते हैं। डेंजर सिग्नल्स कि यहाँ पर आगे टर्न है, गाड़ी ध्यान से चलाना, ठीक है, या फिर ब्रेकर या कुछ भी है, डेंजर सिग्नल, आगे पतला रोड आ गया, सब कुछ भी आ गया, इस तरह से बना दिया मतलब, ठीक है। शार्प टर्न है तो वहाँ पर डेंजर सिग्नल जो होता है रेड कलर से लिखा होता है। या फिर व्हीकल्स की जो टेल लाइट होती है वो भी रेड कलर की होती है। रेड कलर क्या होता है, लीस्ट स्केटर्ड होता है, स्केटरिंग उसकी बहुत कम होती है, फैलता है बहुत कम, सीधा ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे ब्लू कलर हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ होगी, वो स्कैटर्ड होती है, फैल जल्दी जाती है। रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, जैसे दस पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, क्लाउड, इनसे रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, बाकी कलर ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। तो जब रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। रेड कलर जो होता है ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है। जैसे मान लो कोई भीड़ है, भीड़ में तुम्हें अगर अटेंशन लेनी है, मतलब ज्यादातर लोग तुम्हें देखें या दूर से तुम्हें पहचान लें, तो दूर से पहचान लें तो इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम रेड कलर के कपड़े पहन के जा सकते हो। भीड़ के अंदर रेड कलर के कपड़े पहन के जाओगे तो रेड कलर के अगर तुम कपड़े पहन के जाओगे, क्लोथ पहन के जाओगे, तो तुम दूर से तुम पहचान में रहोगे, मतलब तुम उतनी सारी भीड़ में लोग बाग तुम्हें मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं। रेड कलर जो होता है लीस्ट स्कैटर्ड होता है, आराम से दिख जाता है। बाकी कलर्स इतनी जल्दी नहीं दिखते या इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं। तो अगर हम व्हीकल्स के पीछे जैसे ब्लू लाइट लगा दी, मान लो तुमने, तुम्हारी इच्छा होगी नहीं मेरी गाड़ी के पीछे तो ब्लू कलर की लाइट होनी चाहिए, या फिर मेरी गाड़ी कलर के पीछे तो ग्रीन कलर की लाइट होनी चाहिए। तो वो जो लाइट होगी ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, तो वो होती है वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाएगी। जल्दी स्कैटर्ड हो जाएगी मतलब दूर से नहीं दिखेगी। तो मान लो कहीं पर तुम गाड़ी चला रहे हो और कहीं पर कोहरा वगैरह हो गया, फोग आ गया, मिस्ट आ गया, कुछ भी आ गया इस तरह से, तो उस फॉग में क्या होगा, जो तुम्हारी गाड़ी की पीछे वाली गाड़ी को नहीं दिखेगी, उस गाड़ी को दिखेगा तुमने ब्लू कलर की टेल लाइट लगा रखी है,
तो वो आके वैसे ठोक देगा। पर अगर जो नॉर्मल कंडीशन थी रेड कलर की लाइट अगर लगा रखी तो फिर एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे, क्योंकि वो रेड कलर दिख जाएगा पीछे वाले को। ऐसे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जिसको मैं ट्रेन वगैरह में भी बैठे होंगे तो ट्रेन में तुम देखोगे जहाँ पे स्टॉप का साइन होता है, मतलब गाड़ी को रुकना होता है, वहां पर रेड कलर की लाइट जल जाती है। जो गाड़ी को चलना होता है तो ग्रीन कलर की लाइट होती है। तो रेड कलर की लाइट मतलब डेंजर सिग्नल, ट्रेन दूर से ही धीमे हो जाना स्टार्ट कर देती है। रेड कलर को हम बहुत दूर से देख सकते हैं। तो रेड लाइट scattered least from fog or fog mist or dust particles. So it covers larger distance than other colors. Other color lights. So danger signals tail light of vehicles are of red color because they can be seen from larger distance. तो दूर से दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं स्कैटरिंग में। अब एक और पॉइंट और बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमारा। ठीक है, एक पॉइंट और बचा है, तो वो हो जाएगा हमारा रेडिश अपीयरेंस ऑफ sun at sunrise and sunset। तो सनराइज होता है या सनसेट होता है तो हमें दिखता है रेड कलर का दिखता है। सभी ने ऑब्जर्व किया हो, जल्दी उठ जाओ सुबह। ठीक है, तो सन जब राइज हो रहा होगा तो हमें रेड कलर का दिखता है, या फिर जब सेट हो रहा है तब तो हम ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो कोई सोता हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब सन सेट हो रहा होता है, जब तुम उसको देखोगे छत पर जाकर, तो अभी तुम्हें वो रेडिश अपीयरेंस देगा, थोड़ा रेड कलर का दिखेगा। इसका रीजन क्या है? रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो उसका रीजन यहाँ पे समझते हैं। तो ये जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर। जो राइज और सनसेट होता है तो वो कहाँ पर होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। तो राइज हो रहा है, सेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सन है हमारा। और नून टाइम में सन जो होता है वो ऊपर होता है, ओवरहेड यहाँ पर। ये हो गया एट नून, यहाँ पे सन, एट राइज और सेट यहाँ पर है। सनराइज और सनसेट भी हो सकता है। अब देखो मेन चीज, रेड क्यों दिख रहा है? यहाँ पर रेड दिख रहा है, यहाँ पर रेड नहीं दिखता। जब नून टाइम पर होता है तब हमें रेड नहीं दिखता, तब व्हाइट अपीयर होता है। और जब सनराइज होता है, सेट होता है, तब रेडिश अपीयरेंस देता है। ध्यान से सुनना, रीजन क्या है? जब लाइट यहाँ से
सनराइज या सनसेट से जब आती है तो एटमॉस्फेयर से जब जाएगी, देखो भले बैंड जैसे भी होती हो, तो बैंड वाली हम डिस्कस नहीं कर रहे, बैंड वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट। तो लाइट जो है ये से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान देना इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और नून टाइम पे जब लाइट आएगी सन से, तो एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे टोटल डिस्टेंस बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो और वो जो एवरेज सेम ही रहेगी सन से, जो लाइट आएगी टोटल अर्थ तक वह टोटल डिस्टेंस सेम रहेगी। और जो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर जो ट्रैवल कर रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो इस वाली कंडीशन में, कब, जब सन राइज हो रहा है सेट कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में एटमॉस्फेयर के अंदर देखो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब नून टाइम पर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दोनों में देखो डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, देखो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड किससे कौन सी होती है, ब्लू कलर लाइट या शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है, और रेड लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो जो ज्यादा स्कैटर्ड होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यहीं पे स्कैटर्ड हो जाती है, यहीं पर फैल जाती है, यहाँ तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती, कम डिस्टेंस कवर करती, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं आ पाती। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लू लाइट्स ये शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ्स जैसे ब्लू कलर स्कैटर्ड अवे, तो स्कैटर्ड हो जाएगी। और जो लाइट पहुंचेगी हमारे ऑब्जर्वर तक वो सिर्फ कौन सी पहुंचेगी, लार्जर वेवलेंथ रेड कलर। यहाँ पर जो ये शॉर्टर वेवलेंथ तो ये तो उड़ जाएगी, फैल जाएगी, यहीं पर ही फैल जाएगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं। और जो लीस्ट स्कैटर्ड होगी रेड कलर से, रेड कलर ही वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस सिर्फ रेड कलर ही कवर कर सकता है, बाकी कलर नहीं कर सकते। तो सिर्फ रेड कलर ही यहाँ तक पहुंचेगा, बाकी कलर्स नहीं पहुंचेंगे। और बात करते हैं नून टाइम पर। नून टाइम पर क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर करेगी, कम डिस्टेंस कवर करेगी तो ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ्स है, ठीक है। तो इस वाले केस में ऑलमोस्ट एवरी कलर reaches to the eyes of observer, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो सारे कलर पहुंचेंगे, तो सन अपीयर्स वाइट एट नून टाइम। तो सारे कलर मतलब क्या होता है, वाइट होता है, तो वाइट अपीयर होता है इस केस में। और इस वाले केस में सिर्फ रेड कलर पहुंच रहा है, तो रेड कलर पहुंच रहा है, तो इसलिए किस टाइप का अपीयर होगा, वो सिर्फ रेड अपीयर होगा। जब राइज होगा सेट होगा तो रेड कलर ही पहुंचेगा, सन से रेड कलर ही पहुंचेगा, तो रेड अपीयर्स देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये रहेगा, तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर बोल सकते हैं एट सनराइज और सनसेट सनलाइट कवर्स large distance in the thick layers of atmosphere. So shorter wavelengths of light gets scattered away and only larger wavelengths such as
रेड कलर light reaches to the eyes of observer from sun. So it gives a reddish appearance of sun at sunrise or sunset. तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। तो सनराइज और सनसेट पर रेडिश अपीयरेंस क्यों होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करती है सनलाइट, लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, वहीं पर हट जाएगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं ऑब्जर्वर तक। सिर्फ कौन सी लाइट पहुंचेगी? रेड कलर लाइट पहुंचेगी, तो सन जो अपीयर होगा वो रेड कलर होगा। और नून टाइम पर क्या होगा? नून टाइम पर वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर के अंदर कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स हमारी आंखों तक पहुंचेंगे। सारे कलर पहुंच रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर भी पहुंचेगा, इंडिगो भी पहुंचेगा, वायलेट भी पहुंचेगा, ग्रीन, येलो सब कलर पहुंचेंगे। तो सारे कलर मतलब सारे कलर को मिला दो मतलब कौन सा कलर हो जाएगा? व्हाइट कलर। मतलब सन जो अपीयर होगा कौन से कलर का अपीयर होगा? व्हाइट अपीयर होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि तुम्हारे क्यों रेडिश अपीयरेंस देता है, क्यों नहीं देता है, मून पर क्यों नहीं देता है, और राइज और सनसेट पर क्यों देता है। तो ये वाला चैप्टर हो गया हमारा खत्म, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो? इसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बैक साइड पर इसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसके बाद फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो उन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी की, तो जिसके पास बुक है वो तो ठीक है, और जिसके पास नहीं है तो वो साइट से डाउनलोड कर सकता है। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, इसको नहीं पता कैसे सर्च करना है तो उसको मैं बता देता हूँ। गूगल खोलना, नेट ऑन करके, इंटरनेट ऑन करके उस पर डालना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर्च मारोगे तो सबसे पहले एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। मतलब एक सजेशन आएगा सबसे पहला वाला जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस तरह से सजेशन होगा, ऑथेंटिक साइट ऑफ एनसीईआरटी। उस पर जब तुम क्लिक करोगे तो वहां पर अलग अलग क्लासेस के ऑप्शन आ जाएंगे। तो 6 क्लासेस स्टार्ट होती है, 6, 7, 8, 9, 10। तुम्हारी 10th क्लास है तो 10th क्लास पे जब तुम क्लिक करोगे तो वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम्पलर आ जाएगी। मैथ्स की देगी, साइंस की देगी, सोशल स्टडी की, सबके अलग अलग। तो साइंस की जो एग्जाम्पलर है उसमें तुम ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर का तुम्हें नाम मिल जाएगा। उस पर तुम क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी तुम्हारे पास पीडीएफ, और उस पीडीएफ से तुम क्वेश्चंस देखकर सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्वेश्चंस भी तुम्हें करना है एनसीईआरटी एग्जाम करके, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस तुम्हें करना है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो चीज भी तुम्हें समझ में नहीं आई है तो उसको तुम पूछ सकते हो। पूछने का मेथड वही है, learning@board में जाओ, वहाँ पे जो तुम्हारी क्वेरीज है उन क्वेरीज को तुम वहाँ पर टाइप करो या इमेज अपलोड करो और उसको सेंड कर दो, और उसके सॉल्यूशन फिर तुम्हें मिल जाएंगे, उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।